बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। इस हफ़्ते में जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका ने ईरान को 2 महीने की मोहलत दी है और ईरान पर बमबारी के लिए ये जो बहरा हिंद का जजीरा है, एक बड़ा मशहूर पुराने ज़माने से चला आ रहा है, बरतानवी अड्डा है डियागो गार्शिया, वहाँ उसने B-2 स्टेल्थ तैयारे पहुँचा दिए। और स्टेल्थ तैयारे का मतलब ये होता है कि ये रडार में नहीं आता, इसके ख़िलाफ़ इसको पेशगी रोकना किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है, या अगर कोई बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो जैसा कि चीन है तो उसके लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा। आम दूसरे मुल्कों के लिए तो इसे रोकना सिरे से ही नामुमकिन है। तो इससे पहले ये प्लान बना था आज से 3-4 महीने पहले कि इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन फिर ये इतलात भी आई कि अमेरिका ने इसराइल को रोक दिया है। और ये उस वक्त की बात है जब बाइडन की हुकूमत थी और बाइडन नहीं चाहता था कि इसके दौर में इसराइल ईरान पर हमला करे। तो अब सूरत हाल तब्दील हो गई और ईरान का घेरा अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है। ईरान पर हमले की क्या सूरत हाल होगी, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान इससे बचाव के लिए क्या तरीके इख्तियार कर सकता है, क्या मुमकिन है क्या नहीं। इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं शुमाली यमन का। अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों से 2.5 हफ्तों से यमन पर इतने ज़्यादा हमले किए हैं कि जिसकी तवक्को नहीं थी, और मुबस्सरीन के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ उसने शुमाली यमन के सनती और फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया है। इस हद तक निशाना बनाया है, यानी हुदैदा से लेकर सनआ तक शुमाली यमन का पूरा खित्ता, पूरा इलाका जो है अमरीकी बमबारियों के जद में है। कम से कम 20 मकामात हैं जिन पर मजबूरी तौर पर बमबारी की गई है। और इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि शुमाली यमन की फ़ौजी सलाहियत का एक हिस्सा ऐसा है जो अमरीकी बमबारी से तबाह नहीं हो सकता। वो बहुत ऊंचे दुश्वार गुजार और पहाड़ों के अंदर जो महफूज पनाह गाहें हैं, यानी ऊपर पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं और उनके अंदर खोए हैं, गारे हैं, वहाँ शुमाली यमन ने हथियारों के ज़ख़ीरे किए हुए हैं और वहाँ पर मिज़ाइलों के लांचिंग पैड भी हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इन सब अड्डों का पता चला लिया है, लेकिन इन अड्डों पर बमबारी नहीं की जा सकती, ना इनको ड्रोन हमलों से तबाह किया जा सकता है, ना इन पर बमबारी की जा सकती है, ना इन्हें मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत गहरे पहाड़ों के नीचे बहुत गहराई में ये अड्डे वाक़ हैं, सिलोज इनको कहते हैं। और यहाँ सिर्फ छापामार कार्रवाई मुमकिन है या ज़मीनी फ़ौज अगर इलाके पर कब्जा कर ले और फिर इन डिपोज़ की तलाशी ले, तो ज़मीनी फ़ौज तो अमेरिका नहीं भेजेगा। इससे पहले एक तजवीज़ सामने आई थी कि अमेरिका शुमाली यमन में ज़मीनी फ़ौज उतारने का फ़ैसला कर चुका है। ये इस तरह की खबर आज से 3 महीने पहले आई थी और उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि अगर अमेरिका ने ऐसा फ़ैसला किया तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए कि शुमाली यमन के लोग जंगजू हैं और उनकी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी ज़ाहिर है, लेकिन वो गुरीला बनकर फैल जाएंगे और फिर अमरीकी अड्डों पर हमले करेंगे और अमेरिका को जानी नुकसान का सामना करने पड़ेगा। नतीजा ये है कि वो वहाँ 10 साल रहे या 15 साल रहे या 5 साल रहे, तो उसको बेपनाह माली अखराजात के अलावा बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद ख़बर तो कोई नहीं आई, लेकिन अंदाज़ा यही है कि अमेरिका ने शुमाली यमन में फ़ौज उतारने का फ़ैसला या तो ख़त्म कर दिया है या इसे फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि फ़ौज भेजने में ख़तरात बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन महफूज ठिकानों के बावजूद ज़ाहिर है सारी की सारी फ़ौजी ताकत इन ठिकानों में महफूज नहीं की जा सकती। बेशतर हथियारों के और ड्रोन तैयारों के, बमों के और मिज़ाइलों के ज़्यादातर ज़ख़ायर जो है वो खुले इलाकों में हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी रेंज मुख्तलिफ होती है। हर जगह से बाबुल मुंदब की तरफ मिज़ाइल रवाना नहीं किए जा सकते, और वो जो इस खुफिया ठिकानों से बाहर जितने इनके अड्डे थे उनकी अक्सरियत तबाह की जा चुकी है और शुमाली यमन को फ़ौजी एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यूरोपीय और अमरीकी इंटेलिजेंस का ये दावा है कि तकरीबन 80% हथियार इनके तबाह कर दिए गए हैं। 80% हथियार। ये बात आपके इल्म में पहले ही है कि सख्त नाकाबंदी की वजह से ईरान अब शुमाली यमन को हथियारों की सप्लाई फराहम नहीं कर पा रहा, और शुमाली यमन में जो अपने तौर पर इन्होंने ड्रोन तैयारे और मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाई थी ईरान की मदद से, वो तबाह कर दी गई हैं
और वैसे भी उनकी कैपेसिटी महदूद थी। 25% हथियार शुमाली यमन खुद बनाता था, बाकी 75% मिसाइल और ड्रोन ईरान से बनकर आते थे और वो खुफिया रास्तों से आते थे, क्योंकि ओपनली तो ज़ाहिर है आपको जहाज़ पर निशान लगाकर आना पड़ेगा तो वो रोक लिया जाएगा। खुफिया तौर पर आते थे, लेकिन नाकाबंदी इतनी सख्त हो गई कि गुज़श्ता कई महीनों से शुमाली यमन को ना तो ईरान की तरफ से हथियारों की कोई फराहमी हो पाई है, ना ही मालियात और अजनास के ज़िम्मन में जो मदद मिलती थी वो मिल पाई है। ऐसा यानी दोनों सोर्स उनके बंद हो गए। अब शुमाली यमन में होगा क्या? ये बमबारियों का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा, क्योंकि सदर ट्रंप ने कल फिर बयान दिया था कि शुमाली यमन पर बमबारियों का सिलसिला जारी रहेगा। मतलब ये है कि उन्होंने गोया कि तय कर लिया है कि शुमाली यमन की फ़ौजी क़ुव्वत ख़त्म करनी है। अगर वो फ़ौजी क़ुव्वत ख़त्म कर देते हैं, अगर उनका दावा ये दुरुस्त है कि 80-85% उनके हथियार तबाह कर दिए गए हैं, तो अमलन तो शुमाली यमन को इन्होंने मुअत्तल या मफलूज कर दिया है। शुमाली यमन का एक बड़ा फ़ौजी ज़ख़ीरा खाना हुदैदा के बंदरगाह के पास समुंदर के अंदर एक जजीरा, उसको भी इन्होंने अमेरिका ने तबाह कर दिया। वहाँ भी जितने ठिकाने थे फ़ौजी हथियार साजो सामान सारे उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकल सकता है मुस्तक़बिल करीब में, और इसका इन्हिसार इस बात पर है कि सऊदी अरब अपनी खारजा पॉलिसी क्या बनाता है। सऊदी अरब ने जब हौसियों ने बगावत करके यमन के शुमाली हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि 1990 के बाद ये दोनों मुल्क शुमाली यमन और जनूबी यमन मुत्तहद हो गए थे। सोवियत और अमेरिका के सर्द जंग के ज़माने में ये दोनों मुल्क अलग अलग थे। शुमाली यमन पर कब्ज़ा था उस इत्तेहाद का जो मजहबी रंग रखता था और जिसकी पुष्ट पनाही सऊदी अरब करता था। ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि शुमाली यमन पहले सऊदी अरब का इत्तेहादी था और जनूबी यमन में कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो यहाँ से भी कम्युनिस्टों का खात्मा हो गया और फिर एक मुत्तहदा हुकूमत कायम हुई जिसमें इख्वानुल मुस्लिमून का गलबा था। यानी दूसरे नंबर पर वो जमात थी और सदर अली साले थे, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वज़ीर इख्वान के थे। लेकिन अपने असर व रसूख की बुनियाद पर हुकूमत पर गलबा इख्वानुल मुस्लिमून का था। हौसियों ने जब बगावत की तो उन्होंने फिर सब वो तकरीबन अदन तक पहुंच गए थे। उन्होंने फिर साले की हुकूमत ख़त्म कर दी और इख्वानुल मुस्लिमून के वज़ीरों को, अरकान को, रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर करके कत्ल कर दिया या शहीद कर दिया और इस तरह उन्होंने शुमाली यमन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। यानी इत्तेहाद से पहले शुमाली यमन का जो रकबा था, अब इस वक्त हौसियों का उस शुमाली यमन के उस हिस्से में तकरीबन 70% रकबे पर कब्ज़ा है। 30% अब भी उस हुकूमत के पास है जो अदन में कायम है, जिसको यानी आर्जी हुकूमत कहते हैं, क्योंकि उनका आर्जी से मुराद ये है कि उनका जो एम है वो यही है कि वो फिर से शुमाली यमन पर कब्ज़ा करेंगे और सना पर दोबारा हुकूमत करेंगे। अभी तो स्टेलमेट ये चल रहा है कितने बरसों से, लेकिन अगर ये शुमाली यमन की हौसी ताकत कमज़ोर हो जाती है तो फिर सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क शुमाली यमन के उन अवाम के उस हिस्से की मदद से जो कि हौसियों के ख़िलाफ़ है और जो इस वक्त दबा हुआ है, तो उस हिस्से से मिलकर ये शुमाली यमन की हुकूमत का तख्ता उल्टा भी सकते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में तख्ता उल्टाएँ या ना उल्टाएँ, ईरान की मुश्किलात में बहुत इजाफ़ा हो गया है। ये पिछला साल और ये साल ईरान के लिए तन्हाई का साल है, इसलिए कि पहले शाम में बगावत हुई और ईरान की इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उसके बाद इसके साथ साथ ही लेबनान पर इसराइल ने इतनी ज़्यादा बमबारी की कि हिज़्बुल्लाह का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया और उसके बेशुमार जो सफ़े अव्वल के लोग थे और ख़ास तौर पर जो उसकी गुरीला कमांड थी उस सारी की सारी कमांड का सफाया कर दिया। अब लेबनान में हिज़्बुल्लाह उस ताकत में नहीं है। पहले पोजीशन ये थी कि अपनी बंदूक के बल पर, क्योंकि इनके पास हथियार बहुत ज़्यादा थे जो ईरान ने नहीं दिए थे, इतने बेपनाह हथियार इनके पास थे कि बिलअमूम किसी दरमियाने दर्जे के मुल्क के पास भी इतने हथियार नहीं होते। तो उन हथियारों की बल पर ये इन्होंने लेबनान पर अमलन कब्ज़ा कर रखा था। हालांकि ये हिज़्बुल्लाह के लोग वहाँ एक अक़लियत हैं, कोई बहुत बड़ी आवाम की तादाद इनके साथ नहीं है, लेकिन हथियारों के बल पर इन्होंने अमलन मुल्क पर कब्ज़ा कर रखा था। वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया। अब लेबनान की वो हुकूमत जो हिज़्बुल्लाह के किसी जूनियर वज़ीर के सामने भी बयान नहीं देती थी, उसके बयान की तरदीद नहीं कर सकती थी,
अब वो हुकूमत जो है वो उसने पिछले हफ्ते शाम के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जो 3-4 क्रॉसिंग खोली हुई थी उन सबको बंद कर दिया और हिजबुल्लाह को वहाँ से मार भगाया। और अब हिजबुल्लाह एक बहुत मामूली ताकत के तौर पर बाकी रह गई है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या शाम या किसी भी इलाके पर कोई बड़ा हमला कर सकें। तो गोया कि एक ही महीने में या चंद हफ्तों के दौरान ईरान इन 2 इत्तेहादी मुल्कों से महरूम हो गया, यानी शाम से और लबनान, जो जिसकी हुकूमत वैसे तो इसके इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन चूँकि कंट्रोल हिजबुल्लाह के पास था इसलिए ईरान उसको अपने हल्का असर में शुमार करता था। आज से 10 साल पहले की पोजीशन ये थी कि ईरान के रहनुमा ये दावा किया करते थे कि हमारी हुकूमत 4 दारुल हुकूमतों में है। 4 से मुराद है कि बगदाद, दमिश्क और बैरूत और सना। अब दमिश्क और बैरूत तो इसके कब्ज़े से मुकम्मल तौर पर निकल चुके। इसका नुकसान ये हुआ कि ईरान की जो रसाई थी बहरा रूम तक, जो ईरान के लिए तिजारती हवाले से बड़ी ज़रूरी थी। ईरान की तिजारत इराक बज़रिया खुश्की इराक से गुजर कर शाम जाती थी, शाम से लबनान और लबनान से फिर बहरा रूम के साहिल या बराह रास्त शाम में लताकिया के साहिल की तरफ से ये बहरा रूम तक इसकी रसाई थी। वहाँ से फिर इसके जहाज़ आगे चले जाते थे, लेकिन वो रूट कट गया। अब ये ईरान जो है मगरब की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुहासरे में है। इराक का मसला ये है कि वहाँ ईरान की दोस्त हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं। वो बहुत सारे मामलात पर ईरान की मुखालफत करती है। मिसाल के तौर पर शाम का तनाज़ा देख लीजिए। शाम के तनाज़े में इस इराक की हुकूमत ने शामी हुकूमत के साथ न सिर्फ ये कि यकजहती ज़ाहिर की बल्कि उसके साथ ताउन किया, और शाम के जो फ़ौजी हाफ़िज़ अल-असद के बशार अल-असद के भाग कर इराक में आए थे, इराक की हुकूमत ने उनको पकड़ कर दोबारा शाम की हुकूमत के हवाले कर दिया। ईरान इस बात पर नाराज़ है, लेकिन वो इराक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे पहले इराकी हुकूमत के अल्टीमेटम पर ईरान की तमाम फ़ौजी मिलिशियाएँ वापस ईरान चली गई थी। इस वक्त भी इराक में ईरान की हामी मिलिशियाएँ मौजूद हैं, लेकिन वो इराकी जो शहरी हैं, यानी जो इराक के अहल तशय्युअ हैं, उनके अंदर के वो लोग हैं। लेकिन ईरान निजाद यानी ईरान से जो लोग आए थे वो सारे के सारे वापस चले गए हैं, और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अब ये ईरान ये दावा भी नहीं कर सकता कि इराक का दारुल हुकूमत बगदाद भी उसके कंट्रोल में है। अब इसके कंट्रोल में सिर्फ सनआ रह गया है, यमन, जो ईरान से बहुत दूर है। तो ये कितने दिनों तक रहता है? मुझे लगता है कि सनआ में बहुत जल्द कोई तब्दीली आने वाली है, जिसके बाद ईरान फिर अपने उस पुराने हिसार में महदूद हो जाएगा। इसलिए ईरान के अंदर से जो लिबरल किस्म के सियासतदान हैं वो मशवरा दिया करते थे ईरानी हुकूमत को कि ये आप जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, आप एक दिन तन्हाई में चले जाएंगे। तन्हाई में इस तरह कि अरब मुल्क इस सारे अरसे में ईरान की धमकियों और ईरान की तरफ से दरपेश ख़तरात को भूल नहीं सकते, उसको फरामोश नहीं कर सकते। चुनांचे ईरान के बारे में उनका रवैया सर्द महरी का होगा। अच्छा, अब आइए हमले की तरफ। ट्रंप ने जो ईरान से मुतालबा किया है वो बड़ा क्लियर है। वो मुतालबा ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारी मर्ज़ी का मुआहदा करो, जिसके तहत अपने एटमी प्रोग्राम को तुम्हें कर्टेल करना है, यानी तुमने ऐसा बंदोबस्त करना है कि तुम एटमी हथियार बनाने की सलाहियत तर्क कर दो। यानी सिर्फ वो बिजली के रिएक्टर, बिजली बनाने के रिएक्टर वगैरह ये रहेंगे, लेकिन वो जो अफसूदगी वाला एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने बना रखा है वो सारे का सारा ख़त्म करना होगा। इससे पहले मुज़ाकरात होते रहे हैं, ईरान नहीं मानता था, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते थे, अमेरिका धमकियाँ देता था और बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि नहीं, अब मुआहदा करना पड़ेगा, और मुआहदा करना पड़ेगा वो जो हम चाहते हैं। इसके बदले में ईरान को रियायत मराहत मिल सकती हैं, उस पर पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा, ईरान को ये फ़ायदे होंगे। ईरान ने फ़िलहाल इनकार किया है। उसने कहा है कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात पर, यानी हमारी तरफ से शर्तें होंगी, अमेरिका की तरफ से शर्तें नहीं होंगी, या दूसरे मानों में गैर पाबंदी शुदा मुज़ाकरात करेंगे। मतलब ये है कि ईरान चाहता है कि बात गोल मोल इसी अंदाज में चलती रहे जिस अंदाज में वो अब तक चलती रही थी, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल करने का जो मार्का है वो 70% हद तक वो उसने कामयाबी से तय कर लिया है, और बाकी काम रह गया 30% का। तो उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि उससे कुछ मज़ीद वक्त मिल जाए। इसी तरह मुआहदे ताख़ीर जो भी यानी पॉलिसी बनती है कि हमें मोहलत मिलती रहे,
ताकि हम 100% कामयाबी यानी एटम बम बनाने के काबिल हो जाए। तो अमेरिका को इस बात का ज़्यादा इल्म है, इसीलिए उसने 2 महीने की मोहलत दी है। अब ये 2 महीने की मोहलत बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ईरान को इस 2 महीने के अंदर न सिर्फ ये कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बल्कि मुज़ाकरात के साथ उसको मुआहदा भी करना पड़ेगा। अगर मस्बत पेशरफ्त अमेरिकी मर्ज़ी के मुताबिक होती रहे तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि 2 महीने की जो मोहलत है वो बढ़ जाए, लेकिन अगर ना हुई तो फिर 2 महीने के बाद ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला नागुज़ीर है। अमेरिका ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो गैर मामूली अनयूजुअल अटैक करेंगे, यानी रवायती अटैक नहीं करेंगे। और उसने ये साबित किया है कि उसने यमन में भी, शुमाली यमन में भी यही कहा था कि अब तक जो बरतानिया वगैरह के हमले होते रहे उस तरह के हमले हम यमन पर नहीं करेंगे, हम यमन की सलाहियतें ख़त्म करेंगे। और पिछले 1.5-2 हफ्ते से वहाँ जो हमले हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर किए गए, अगरचे वो बड़े टारगेटेड किस्म के हैं। यानी वो अमेरिका नहीं चाहता कि सिविलियन मारे जाएं, क्योंकि अगर सिविलियन मारे जाते हैं तो फिर गुल मचेगा, और वरना अमेरिका को सिविलियन से क्या हमदर्दी हो सकती है। उसका तो रिकॉर्ड है सिविलियंस को कत्लेआम करने का। माजी का पूरा रिकॉर्ड बताता है कि अमेरिका के हाथ मरने वालों की तादाद रेड इंडियन समेत करोड़ों में है। अब 5-5.5 करोड़ तो जंग अजीम में ही मारे गए थे, और उनमें कितनी अमेरिका की वजह से मरे वो आप जानते हैं। तो ये एक सियासी चीज़ है कि वो चाहता है कि लोग ना मरें, ताकि शुमाली यमन के अंदर से भी अमेरिका की सपोर्ट बाकी रहे। इस तरह की कोई पॉलिसी उनकी है, लेकिन सेलेक्टेड हमलों में, टारगेटेड हमलों में उसने शुमाली यमन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अच्छा, अब ईरान ने जवाब दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, और अपना जो लॉन्ग रेंज का मिज़ाइल है वो डियागो गार्शिया का जजीरा, उस पर हम वो लॉन्च कर देंगे। ये जजीरा बरतानिया की मिल्कियत है, लेकिन इस पर कई अशरों से बरतानिया और अमेरिका दोनों का मुश्तरका फ़ौजी अड्डा, और वो बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है। दुनिया के इस तीसरे बड़े समंदर में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा यही है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि डियागो गार्शिया है, ये ईरान से 5000 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैंने लिखा हुआ है 4822 किलोमीटर, यानी तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है ईरान से। जबकि जो ईरान का सबसे ज़्यादा फासले तक मार करने वाला मिज़ाइल है वो 4000 किलोमीटर तक जा सकता है। गोया कि वो ईरान जितने चाहे मिज़ाइल भेजे वो डियागो गार्शिया से तकरीबन 800 किलोमीटर, 800 सवा 800 किलोमीटर पीछे ही गिर जाएंगे। डियागो गार्शिया पर वो नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी ईरानी मिज़ाइलों की सलाहियत बहुत मशकूक है। यमन की जंग में हमने देखा कि शुमाली यमन ने सऊदी अरब पर दर्जनों लॉन्ग रेंज मिज़ाइल फायर किए ईरान के बनाए हुए, और उनसे ना होने के बराबर नुकसान हुआ। और फिर इसराइल पर जो ईरान ने हमला किया था बहुत बड़ा, जिसमें सैकड़ों ड्रोन, तैयारे और सैकड़ों मिज़ाइल चलाए गए थे, उन सब सैकड़ों मिज़ाइल और सैकड़ों ड्रोन मिलकर भी एक इसराइली शहरी को भी हिलाक नहीं कर सके, ना ही कोई बड़ा ख़ास काबिल ज़िक्र नुकसान कर सके। तो ईरानी मिज़ाइलों की सलाहियत वैसे ही महदूद है, ड्रोन तैयारों की सलाहियत भी महदूद है। तो लेकिन अगर उसके पास कोई लॉन्ग रेंज का मिज़ाइल, यानी मतलब ये है कि आ भी जाए, ऐसा मिज़ाइल वो बना भी ले, जो अभी तक उसके पास नहीं है, जो 5000 किलोमीटर का फासला तय कर सके, तो हमलों की सलाहियत मशकूक होगी। इसके बरक्स अमेरिका ने वहाँ पहुँचा दिए हैं ये स्टेल्थ तैयारे, जो अभी तक जिनकी गिनती सिर्फ 4 है, और ज़ाहिर है सिलेक्टेड हमलों के लिए ये 4 स्टेल्थ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद तैयारों की आमद वहाँ मुतवक्को है। अमेरिका ये हमले बहरा रूम के साहलों पर अपने बहरी बेड़ों से भी कर सकता है, लेकिन उसने ये डियागो गार्शिया का जजीरा शायद इसलिए मुंतखब किया कि इससे ईरान अगर वहाँ से जो मिज़ाइल चलाएगा तो वो बहरा रूम में अमेरिकी जहाज़ों पर गिर सकते हैं। लाजमन गिरेंगे ये नहीं, लेकिन गिर सकते हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है ईरान के लिए। और इस सूरत हाल का नुकसान ये है कि फ़लस्तीन से तवज्जो हट जाएगी, जहाँ इसराइल ने फिर से कत्ल व गारत गरी के बाज़ार गर्म कर रखा है। 10 दिनों में तकरीबन 1500 इस फ़लस्तीनी बच्चे, 1500 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद या ज़ख्मी हुए, और मजमूई तौर पर 1500 के करीब फ़लस्तीनी शहरी बच्चों समेत 1500 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं इन हमलों में।
और ये वहाँ एक फिर क़यामत बरपा है। और अब उसने जो गज़ा का सबसे बड़ा शहर है रफ़ा, जहाँ लोग वापस आकर आबाद हो गए थे और नए सिरे से उन्होंने अपने मकान तो फिर क्या बनाने थे, झुग्गे झोंपड़े बनाने शुरू कर दिए थे, उनको फिर अल्टीमेटम दिया कि निकल जाओ, हम इस शहर को अब मलिया मेट करने वाले हैं। और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका की मजम्मत कर सके, किसी हुकूमत की, और इस कत्लेआम को रुकवाने के लिए सलामती कौंसिल में कोई किरदार अदा कर सके। नहीं नज़र आता हमें। पूरी दुनिया खामोश है, आलम इस्लाम खामोश है, आलम इस्लाम से बाहर के लोग खामोश हैं, और गज़ा अपनी मौत मर रहा है। और गज़ा में एक नई चीज़ ये भी सामने आई है कि हमास के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, क्योंकि अवाम की एक खासी बड़ी तादाद ये समझती है कि हमास ने बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक गलती की और ईरान के बहकावे में आकर इसराइल के ख़िलाफ़ एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसमें हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं था। और इसके नतीजे में 2 लाख गज़ा के शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।